आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल सी आरटीपी के वो क्वेश्चंस, ऐसे के क्वेश्चंस हमने खत्म कर दिए। मिसलेनियस टॉपिक्स, मिसलेनियस टॉपिक्स के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एज आई सेड, मैं आपको हर क्वेश्चन को याद रखने का एक फ्लो, शॉर्टकट, सिस्टमैटिक तरीका आपको बताऊंगा। उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत कम समय में चीज़ों को कवर करेंगे, बहुत अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3A, ये क्वेश्चन है कि एक कंपनी है और सडनली वहाँ पे वेस्टेजेस बढ़ गए हैं। देयर इज़ अ कंपनी, एक कंपनी है और सडनली वहाँ पे वेस्टेजेस बहुत बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा वेस्टेज बढ़ गए। तो एज अ ऑडिटर आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू। ठीक है। आप क्या आपका ऑडिट प्लान होना चाहिए, क्या आपकी ऑडिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, ये आंसर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। यू कैन डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स। ठीक है। नंबर 1 इज ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि आपके ऑडिट स्ट्रैटेजी में, ठीक है, ऐसा हुआ है, ऑडिट स्ट्रैटेजी में यू शुड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एंड देन आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है कि आपकी ऑडिट स्ट्रैटेजी में आपने समय लगाना चाहिए अंडरस्टैंडिंग में और फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को चेक करने में। ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग जब मैं बात करता हूँ, क्या अंडरस्टैंडिंग हमने लेनी चाहिए, तो बहुत आसान है। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, वी शुड, ऑडिट स्ट्रेटजी मानते हैं, वी शुड हैव अ स्ट्रेटजी, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंजम्पशन ऑफ द कंपनी, मटेरियल कंजम्पशन ऑफ द कंपनी, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमने लेनी चाहिए। रॉ मटेरियल, जैसे कितने रॉ मटेरियल, वो शायद आपको बताया कि स्टील एंटिटी है तो आयन और कोल और कुछ मेटल्स, सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों का कंजम्पशन होता है, आयन और का, कोल का और कुछ मेटल्स का कंजम्पशन होता है। तो अंडरस्टैंड कि वो लोग क्या क्या कंज्यूम करते हैं, वो आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली। फिर अब ध्यान से सुनना, 5 चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। मटेरियल परचेस, परचेस के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन से आने के बाद में उसका स्टोरेज होता है, स्टोरेज के बाद उसका कंजम्पशन होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, फिर फिनिश्ड गुड्स जब बनते हैं तो उसका क्वालिटी कंट्रोल होता है। 5 चीज़ें होती है। परचेसेस, परचेस के बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद में स्टोरेज, स्टोरेज के बाद में उसका कंजम्पशन, कंजम्पशन के बाद में जब वो बन जाता है तो उसका क्वालिटी कंट्रोल। क्योंकि अगर ये 5 बातें आपको ध्यान है तो पूरा आंसर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। पहले आपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ली, रॉ मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग ली, नाउ अंडरस्टैंड देयर परचेस, प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज। उसको आप समझे कि वो कहाँ से गुड्स खरीदते हैं, कौन से क्वालिटी के गुड्स खरीदते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी पे डिपेंड करता है वेस्टेज, क्वालिटी पे डिपेंड करता है वेस्टेज। ट्रांसपोर्टेशन की कौन से ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, स्टोरेज कैसा होता है उनका, स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए उन्होंने क्या क्या स्टोरेज में, देयर शुड नॉट बी थेफ्ट, देयर शुड नॉट बी डिटोरिएशन, उसके लिए क्या तैयारी है। फिर कंजम्पशन, अंडरस्टैंड द कंजम्पशन प्रोसेस ऑल्सो, whether the machines are regularly repaired, regularly overhauling और repair होती है machines की, machines within useful life चल रही है, जो लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है आर दे वेल ट्रेंड, वो आप देखिए। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स कैसे है वो समझिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, वेदर द वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स आर देयर, लीनियंट कंट्रोल्स आर देयर, कैसे किसी चीज़ को रिजेक्ट करते हैं और उसको वेस्टेज मानते हैं, वो समझिए आप। फिर आप रिकॉर्ड कीपिंग, परचेस के रिकॉर्ड्स कैसे रखते हैं, गुड्स कितने रिसीव हुए उसके रिकॉर्ड्स कैसे, हाउ दे कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द परचेसेस एंड द ट्रांसपोर्टेशन, देन स्टोरेज रिकॉर्ड्स, प्रोसेस रिकॉर्ड्स, क्वालिटी रिकॉर्ड्स कैसे रखते हैं, हाउ दे कैलकुलेट दी रिकॉर्ड्स कैसे रखते हैं, वेस्टेज कैसे निकालते हैं, कितने गुड्स परचेस किए थे, कितने पहुंचे, वेस्टेज निकलता है, कितने गुड्स आए थे, कितने कंजम्पशन हुए, वेस्टेज निकलता है, कितने कंजम्पशन ने डाले थे लेकिन फाइनल प्रोडक्ट कितना बना, वेस्टेज निकलता है। करेक्ट, कितने बने थे और कितने क्वालिटी कंट्रोल से आने के लिए वेस्टेज। तो रिकॉर्ड कीपिंग, कैसे रिकॉर्ड्स रखते हैं, हाउ द रिकॉर्ड्स आर केप्ट, हाउ द वेस्टेज आर कैलकुलेटेड। फिर ये भी देखिए नॉर्मल वेस्टेज, हाउ नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज जो है
नॉर्मल वेस्टेज को कैसे कैलकुलेट किया गया, 2 साल का एवरेज, 3 साल का एवरेज, 5 साल का एवरेज, इंडस्ट्री डेटा, नॉर्मल वेस्टेज कैसे कैलकुलेट किया गया, हाउ दैट वाज कैलकुलेटेड। क्योंकि वेस्टेज में नॉर्मल वेस्टेज के बाद जो होता है वो एबनॉर्मल होता है, तो वो, और फिर ब्रेकअप भी देखिए कितना वेस्टेज परचेस में हो रहा है, कितना ट्रांसपोर्टेशन में, कितना स्टोरेज में, कितना प्रोसेस प्रोडक्शन में, और कितना क्वालिटी कंट्रोल में, वो भी आप ब्रेकअप देखिए। तो पहला काम पूरा अंडरस्टैंडिंग है, पूरे मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग ली, परचेस ट्रांसपोर्ट स्टोरेज की अंडरस्टैंडिंग ली, प्रोडक्शन प्रोसेस के जो रिलेटेड मैटर उसकी अंडरस्टैंडिंग ली, क्वालिटी कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली, रिकॉर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग ली, वेस्टेज की अंडरस्टैंडिंग ली। और सितंबर के महीने में जहाँ पे वेस्टेज बहुत ज़्यादा है वहाँ पे बेस तो नहीं बदला, मतलब बेस नहीं बदला, मतलब सपोज वेस्टेज डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन से परसेंटेज निकालते हैं, इस बार ऐसा तो नहीं हुआ, नेट प्रोडक्शन वेस्टेज माइनस करके प्रोडक्शन लिया और उसका निकाला परसेंटेज। कैलकुलेशन में जो बेस था, वेदर इट वाज अ ग्रॉस प्रोडक्शन, वेदर इट वाज अ नेट प्रोडक्शन, करेक्ट, वो देखना बहुत जरूरी है, वेदर इट वाज इंक्लूडिंग WIP, नॉट इंक्लूडिंग WIP, तो बेस में तो गड़बड़ नहीं की, वो देखना बहुत जरूरी है। अब अंडरस्टैंडिंग के बाद में देखिए 5-6 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये सब बातें लिखनी पड़ेगी। बच्चों को मार्क्स क्यों नहीं मिलते, क्योंकि ये सारी बातें नहीं लिखते। अब सबसे इंटरेस्टिंग, अब आप स्पेसिफिक चीजों पे ध्यान दोगे, वही सीक्वेंस में आप पूछोगे परचेस करते वक्त पुअर क्वालिटी गुड्स तो नहीं आ गए, सीक्वेंस तो पांचों का है, परचेस करते वक्त पुअर क्वालिटी गुड्स तो नहीं आ गए, क्योंकि अगर पुअर क्वालिटी गुड्स आएंगे, इफ दे पुअर क्वालिटी गुड्स, तो उससे वेस्टेज बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस खराब हो जाएगा, उसके बारे में। ट्रांसपोर्टेशन में चोरी तो नहीं हो गई, स्टोरेज में चोरी तो नहीं हो गई, ठीक है, कुछ डिटोरिएट तो नहीं हो गए गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन में स्टोरेज के वक्त कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, ठीक है, राइट ऑफ्स तो नहीं है। बहुत सी बार वेस्टेज का फिगर बहुत बता राइट ऑफ करते हैं, डिफेक्टिव आइटम्स की वजह से, स्पेसिफिकेशन मैच नहीं, उसकी वजह से राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ्स की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है, स्टैंडर्ड्स तो राइट ऑफ्स कितने वो भी देखना है। ये भी देखना है कि क्योंकि कोई आइटम स्टोरेज में लंबे समय तक था, 6 महीने के ऊपर हो गया, इसलिए उसकी क्वालिटी खराब हो गई, इसलिए उसका यूटिलाइजेशन खराब हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो ये आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन, प्रोसेस, मशीन ब्रेकडाउन की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, मशीन ब्रेकडाउन की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं है, पावर फेलियर की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं है, वो देखना है। क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट तो नहीं कर दिए, बदल तो नहीं दिए, उसकी वजह से वेस्टेज बहुत बढ़ गया, हायर रेट ऑफ रिजेक्शन, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, ऐसा तो नहीं है। कोई नई प्रोडक्शन लाइन, जब प्रोडक्शन लाइन इनिशियली बनाते हैं तो वेस्टेज बढ़ता है, क्योंकि उसको सेट करना होता है, ट्रायल रन्स होते हैं, करेक्ट, ऐसा तो नहीं है। तो मैंने बोला ये आपको 5-6 मार्क का क्वेश्चन आएगा। स्ट्रैटेजी बनाते वक्त आपका पूरा ध्यान इनिशियली अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए और फिर स्पेसिफिक सवालों के लिए होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग की सारी बातें और स्पेसिफिक सवालों की सारी बातें एक सीक्वेंस में आप दे सकते हैं, पहले परचेस, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर स्टोरेज, फिर प्रोसेस कंजम्पशन, और उसके बाद में आखिरी में आपका क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काटने को दौड़ेंगे, काटने को नहीं दौड़ना चाहिए इन्होंने, इसलिए मैं उसको सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ फिर एक कंपनी है, उन्होंने अभी अभी ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है, ऑनलाइन बिजनेस उन्होंने शुरू किया है, तो इनका ऑडिट करते वक्त आपकी स्ट्रैटेजी, आपका प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी प्रोग्राम। इसको वापस 2 हिस्सों में बांटा है, 2 हिस्सों में। पहला पार्ट एक जनरल ऑडिट स्ट्रैटेजी के ऊपर है, दूसरा फोकस करता है ऑनलाइन बिजनेस के वजह से जो स्ट्रैटेजी बनेगी उसके बारे में। तो आंसर 2 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है, एक जनरल पॉइंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी, दूसरा स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी विच आर रिलेटेड टू ऑनलाइन बिजनेस। तो जनरल पॉइंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी बहुत आसान है, अगर आपको ये ऑडिट मिला है तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो क्लियर कर लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपको रिपोर्ट करना है, इज इट ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, इज इट वैट ऑडिट ऑल्सो, टैक्स ऑडिट भी है, वैट नहीं GST ऑडिट है, कौन से ऑडिट्स आपको मिले हैं, ऑडिट के साथ में आपको रिव्यू भी करना है क्या, ठीक है, रिव्यू भी करना है क्या, किस किस को रिपोर्टिंग करनी है, पहले ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लें, उसके हिसाब से तो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि जो जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करने की स्ट्रेटेजी हमको बनानी पड़ेगी। फिर इस पर्टिकुलर, अभी हम आए, सपोज हमारा क्लॉथ का बिजनेस है, सपोज इट इज अ क्लॉथ बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस, the risks which come out because of the nature of the business, nature of the people
ठीक है, उसकी वजह से उसको हम इनहेरेंट रिस्क बोलते हैं, बिजनेस की अंदरूनी रिस्क बोलते हैं, इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, तो हम आए, हमने ऑब्जेक्टिव समझे, उसको अचीव करने के बारे में स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फिर क्या प्रॉब्लम जा सकते हैं, व्हाट आर द इनहेरेंट रिस्क। जैसे क्लॉथ में शायद क्वालिटी, क्लॉथ की क्वालिटी पता लगाना बहुत मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कितना परसेंटेज कॉटन है, पॉलिस्टर कितना परसेंटेज है, और एक बॉक्स अच्छा था तो क्या सारे बॉक्सेस अच्छे हैं रॉ मटेरियल के, वो पता लगाना शायद मुश्किल है। तो देयर इज इनहेरेंट, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं एग्जांपल, तो हमने जहाँ देखना है स्ट्रेटजी में इनहेरेंट रिस्क क्या क्या है, वो हमने क्विकली आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्वालिटी डिटर्मिनेशन इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेदर देयर इज अ कंसिस्टेंसी ऑफ द क्वालिटी इज वेरी डिफिकल्ट, इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, जब प्रॉब्लम क्या आ सकता है, फिर मटेरियलिटी कितनी होगी, मटेरियलिटी का बेस सिलेक्ट करके प्रॉफिट से टर्नओवर का आधा % वो मान लीजिए। फिर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कौन से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, कौन से कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे टेस्ट करेंगे, क्या सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हम लोग लगाएंगे, ठीक है वो। और फिर कितने लोग ऑडिट करने के लिए जाएंगे, कौन बंदा डेली सुपरवाइज करेगा, कौन बंदा सीनियर वीकली सुपरवाइज करेगा, कौन बंदा रिव्यू करेगा, उसकी स्ट्रेटेजी। तो इनिशियल बातें एकदम जनरल है, जनरल पॉइंट्स है, जनरल पॉइंट्स। ऑब्जेक्टिव समझिए, उसकी स्ट्रेटेजी बनाइए, क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसकी स्ट्रेटेजी बनाइए, मटेरियलिटी तय कर लीजिए क्योंकि उसके हिसाब से तय होता है इमटेरियल मटेरियल, और फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की स्ट्रेटेजी, सब्सटैंटिव टेस्ट की स्ट्रेटेजी, और इनको कौन करेगा वो। फिर अब आइए आप ऑनलाइन के बारे में, आप ऑनलाइन के बारे में आइए। ठीक है, ऑनलाइन के बारे में, नेक्स्ट ऑनलाइन के बारे में आपको कुछ बातें, स्पेसिफिक बातें, जब जैसे कैसे ट्रांजैक्शंस, ये ऑनलाइन बिजनेस कौन से ट्रांजैक्शन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा, सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा सेल्स को। ठीक है, सेल्स का तरीका बदल गया, अभी तक के हम होलसेल को बेचते थे और रिटेल को बेचते थे, होलसेलर और रिटेल सेल भी होते थे और वो काउंटर पे होते थे हमारे। अब एक बहुत नई बात हो गई है, नई बात ये हो गई है कि अब ऑनलाइन बिजनेस आ गया है। तो ऑनलाइन बिजनेस से कौन से ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट सेल्स पे होगा, सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत असर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कोरियर्स बहुत करने पड़ेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और फिर आईटी कॉस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कॉस्ट है, आईटी के जब लोग ज्यादा लगेंगे सॉफ्टवेयर, उसमें बहुत खर्चा होगा। तो आपने यू शुड ऑनलाइन बिजनेस से कहाँ कहाँ पे फर्क पड़ेगा उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफाई करने के बाद में उनका प्रोसीजर क्या रहेगा, सेल्स का प्रोसीजर कैसा होता है, बंदा वेबसाइट पे जाता है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है, कार्ट में डालता है, उसका पेमेंट करता है, उसकी पेमेंट होती है, उसका कंफर्मेशन जाता है, उसको टाइमलाइन मिलती है, फिर प्रोडक्ट पैक होता है, फिर डिस्पैच होता है, उससे फिर कंफर्मेशन होता है, फिर कभी कभी रिफंड, बराबर। तो पूरा प्रोसेस आप समझ लीजिए। ठीक है, स्ट्रेटेजी में प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कौन से रिकॉर्ड्स बनते हैं, कौन से रिकॉर्ड्स, सेल्स के, डिस्ट्रीब्यूशन के इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, कौन से रजिस्टर्स, जैसे ऑर्डर रिसीव रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर डिलीवरी रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसीव कितने ऑर्डर्स हुए, कितने डिलीवर हुए, बराबर डिलीवर हुए कि नहीं। तो कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स कौन से, आईटी कॉस्ट कौन से, सर्वर रिकॉर्ड्स। तो आपको ऑनलाइन बिजनेस से कौन से ट्रांजैक्शंस बैलेंसेस पे असर पड़ रहा है वो आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस है वो कैसे प्रोसेस होंगे, उस पर आप उसको स्टडी करिए, एनालाइज करिए, कौन से रिकॉर्ड्स बनेंगे वो देखिए। फिर आखिरी की कुछ 2 बातें, ठीक है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑनलाइन बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्सपायरी ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर मेडिकल है, एक्सपायरी ऑफ गुड्स, रिफंड एंड वारंटी गारंटी। ऑनलाइन बिजनेस में ट्रांजैक्शंस जो है वो तो सही है, बट रिफंड और वारंटी गारंटी, रिफंड कैसे प्रोसेसिंग बराबर होती है, एक्यूरेटली होती है, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है क्या। वारंटी गारंटी, जब तक वारंटी गारंटी में है तब तक आपको उसके लिए प्रोविजन मारने पड़ते हैं, AS9 के हिसाब से भी प्रोविजन, AS29 के हिसाब से प्रोविजन मारने पड़ते हैं। ठीक है, और फ्रॉड कहाँ पे हो सकते हैं, जो लोग बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं कि मोबाइल के बदले साबुन आ गया, कभी खुद ही साबुन डाल लेते हैं, फ्रॉड एरर कहाँ हो सकते हैं। तो आपके कुछ जनरल पॉइंट से बात करिए, ऑनलाइन बिजनेस से किस पे असर पड़ता है, सिस्टम कैसा है, रिकॉर्ड्स कौन से हैं, ट्रांजैक्शंस के अलावा कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रिफंड, वारंटी गारंटी, और फ्रॉड एरर कहाँ हो सकते हैं। स्ट्रेटेजी बनाते वक्त ये बातें आप ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ये 2 क्वेश्चन गाइज, ये 2 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बच्चों को बहुत दिक्कत देते हैं, बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन है, समझ में नहीं आता। ये एक्सप्लेनेशन से आप पढ़िए, आपका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। नाउ
क्वेश्चन नंबर 4A, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और देयर इज़ अ बिग हॉस्पिटल और उनका बहुत बड़ा एक इन्वेंट्री एरिया है, उनका स्टोर्स है और स्टोर्स के अंदर, ठीक है, स्टोर के अंदर इन स्टोर्स दे हैव स्टोरेज जो है वहाँ पे गुड्स रिसीव करने, गुड्स जिसके सुपरविजन में गुड्स रिसीव होते हैं, डिस्पैच होते हैं, कंज्यूम होते हैं, वही बंदा, द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफ्लो आउटफ्लो एंड द सेम पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्ड्स ऑल्सो, करेक्ट। तो कौन सा कंट्रोल का प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ, विच कंट्रोल प्रिंसिपल हैव नॉट फॉलोड, और वो प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट कैसे करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स में एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, दैट इज अ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज, एज पर इंटरनल चेक आपका इंटरनल कंट्रोल शुड बी डिजाइंड इन सच अ वे, प्रोसीजर शुड बी डिजाइंड इन सच अ वे, पीपल शुड बी इन्वॉल्व इन सच अ वे, इस तरीके से इन्वॉल्व होना चाहिए कि एक का काम दूसरा बंदा चेक कर ले, दैट वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस बाय अदर। There should be a maker checker concept. अपने आप एक का काम दूसरा बंदा अपने आप चेक कर ले, कॉन्सेप्ट होना चाहिए इंटरनल चेक, ठीक है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में पूरा काम एक ही बंदे के अंदर है, गुड्स भी रिसीव वही कर रहा है, भेज भी वही रहा है और रिकॉर्ड्स भी वो मेंटेन कर रहा है। तो देर इज नो मेकर चेकर कॉन्सेप्ट, उसका काम कोई चेक नहीं हो रहा है, कोई चेक बराबर नहीं कर रहा है, पूरा कंट्रोल एक ही आदमी के हाथ में दे दिया। क्या हो सकता है इसके अंदर, यू नो व्हाट कैन हैपन, इसमें क्या हो सकता है कि इसमें ऐसा हो सकता है कि गुड्स आए, उसने 30 गुड्स बाजू में कर दिए और बोल दिए नॉर्मल लॉस लिख दिया, क्योंकि लेने वाला भी वो और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने वाला भी वो। कुछ गुड्स उसने फिर चोरी कर लिए और बोल दिया कि स्पॉइल्ड हो गए थे, करेक्ट। तो बड़ा आसान हो जाएगा फ्रॉड करना अगर आप ये मेकर चेकर कॉन्सेप्ट नहीं रखोगे, इंटरनल चेक नहीं रखोगे, तो फ्रॉड एरर्स बहुत ज्यादा होंगे। तो ये प्रॉब्लम है। तो पहले आप समझाइए कि इंटरनल चेक क्या होता है और वो कॉन्सेप्ट मिसिंग है और वो कॉन्सेप्ट से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब इंटरनल चेक अगर आपको एस्टैब्लिश करना है, देखो मैंने पूरा सीक्वेंस बनाया, अगर इंटरनल चेक आपको एस्टैब्लिश करना है तो क्या, सिस्टम बनाते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखिए। सबसे पहले, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको केयरफुली आपने देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव अ फैक्ट्री इन पटना, पटना में हमारी फैक्ट्री है, वी हैव अ फैक्ट्री इन पटना, पटना में फैक्ट्री है और हमने क्या किया है, व्हाट वी हैव डन, ठीक है, कि पूरी फैक्ट्री एक ही आदमी के हाथ में मत दीजिए। आप एक काम करिए, पूरे फैक्ट्री में एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयज, एसेट्स, वो सब एक आदमी के हाथ में दीजिए और एक आदमी सारे फाइनेंशियल डिसीजंस दूसरे आदमी के हाथ में दीजिए। तो आपने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें एक बंदे के हाथ में दी और फाइनेंशियल चीजें एक बंदे के हाथ में दी। तो जब भी डिसीजंस लेने, खर्चा करना है, ये एडमिन वाला डिसाइड करेगा, लेकिन चेक साइन फाइनेंस वाला करेगा, करेक्ट। तो पावर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करिए, पावर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करिए कि एक आदमी को सारे पावर्स नहीं मिले, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो दैट बोथ द पीपल आर चेकिंग ईच अदर्स वर्क। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है फैक्ट्री का, वो ऑपरेशनल डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है, फाइनेंस वाला फाइनेंस डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है, दो अलग अलग लोग इन्वॉल्व है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करे कि पूरा कंट्रोल एक आदमी के हाथ में न दे, मल्टीपल लोगों को इन्वॉल्व रखे, जाके एक में का काम चेक हो सके। फिर सिस्टम सेटअप करते हुए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, जैसे परचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा परचेस एक बंदे के हाथ में ना रखे, अगेन डिस्ट्रीब्यूट। आप परचेस रिक्वेशन नोट एक बंदे के हाथ में दीजिए, कोटेशन रिसीव करना, परचेस ऑर्डर दूसरे के हाथ में दीजिए, गुड्स रिसीव करना तीसरे के हाथ में दीजिए और पेमेंट करना चौथे के हाथ में दीजिए। पावर डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त पूरे लोकेशन का पावर आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। एक्टिविटीज के अंदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी लगाइए। हमेशा एसेट बुक डिफरेंशिएशन, जो बंदा एसेट संभाल रहा है रिकॉर्ड्स कोई और संभालेगा, जो बंदा अगर इन्वेंट्री संभाल रहा है रिकॉर्ड कोई और संभालेगा, कोई बंदा अगर कैश संभाल रहा है तो रिकॉर्ड्स कोई और संभालेगा। हमेशा से देयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर, देयर शुड बी एसेट बुक डिफरेंशिएशन शुड बी देयर। मैकेनिकल डिवाइसेस यूज करें, सेल्स हो रहा है,
तो मैकेनिकल डिवाइस पूरा सेल रिकॉर्ड कर रहा है, आपने मैनुअल नहीं रखा, सेल करने वाला बंदा एग्जीक्यूटिव है लेकिन रिकॉर्डिंग पूरे डिवाइस में चल रही है। पूरा बिल की जो प्रिंटिंग है, बिल प्रिंटिंग, पूरी की पूरी जो बिल की प्रिंटिंग है, दैट प्रिंटिंग इज थ्रू मैकेनिकल डिवाइसेस। बराबर कैश काउंटिंग जो होती है वो भी मैकेनिकल डिवाइस कर रहा है। तो ह्यूमन बीइंग का काम अपने आप मैकेनिकल डिवाइस कर रहा है, वो अच्छी बात है। तो सिस्टम सेट करते वक्त पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल्स बराबर रखिए, एक्टिविटीज में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी लगाइए, एसेट बुक डिफरेंशिएशन रखिए, मैकेनिकल डिवाइसेस लगाइए। फिर साल की शुरुआत में बजट्स रखिए। बजट को रखने से मेरे दिमाग में ऐसा है, सिस्टम सेट करते वक्त मैंने 4 पॉइंट जोड़ दिए, सारे के सारे पॉइंट एक साथ याद रखना मुश्किल रहेगा, हमेशा बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा, तो उसको बांट दीजिए। करेक्ट, कुछ पॉइंट मैंने बोला कि सिस्टम सेटअप में आ गए। साल की शुरुआत में बजट्स रखेंगे तो क्या होता है, साल के दौरान एक्चुअल एक्सपेंडिचर कंटिन्यूअसली बजट से कंपेयर किया जाता है, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल रहता है, कहीं खर्चे बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहे, बहुत कम तो नहीं हो रहे। करेक्ट, बजट बनाने से एक्चुअल चीजों को अच्छे चेक करता है। फिर साल के दौरान रोटेशन ऑफ वर्क लगाइए। बैंक्स में रोटेशन ऑफ वर्क क्या होता है, जब नया बंदा, रोटेशन ऑफ द वर्क, लोगों का प्रोफाइल कंटिन्यूसली बैंक में बदलता है। जब नया बंदा जाता है नए लोकेशन पे तो पुराने बंदे का काम ऑटोमेटिकली चेक करता है। लोगों को कंपलसरी छुट्टी पे डालिए, जितने लोग फाइनेंस वाले कंपलसरी छुट्टी पे जाना पड़ता है, उनके अब्सेंस में बाकी लोग उनका काम चेक करते हैं। करेक्ट, तो साल के दौरान रोटेशन पे दीजिए, छुट्टियां दीजिए। पीरियोडिकल इंस्पेक्शन करिए, इन्वेंट्री का, फिक्स एसेट्स का। अगर लोग काम बराबर कर रहे हैं तो इट शुड टैली, इन्वेंट्री शुड टैली, फिक्स एसेट शुड टैली। पीरियोडिकली रिकॉर्ड्स देखिए, रिकॉर्ड्स टैली हो रहे क्या, ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है क्या। कंट्रोल अकाउंट्स बचपन में पढ़ा है आपने, डेटर लेजर एडजस्टमेंट, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट, वो डेटर लेजर से मैच हो रहा क्या, क्रेडिटर लेजर से मैच हो रहा क्या, वो करिए साल के दौरान। साल के एंड में इन्वेंट्री टेकिंग अच्छे से करिए, साल के एंड में भी चेकिंग करिए कि भाई सब चीजें मैच हो रही क्या। ऐसा अगर आप प्रोसीजर्स रखेंगे तो देयर विल बी ऑटोमेटिकली देयर विल बी इंटरनल चेक। तो पहले इंटरनल चेक का कॉन्सेप्ट समझाया, मिसिंग है वो बताया, रखने के लिए सिस्टम लेवल पे कुछ चीज़ें से आप ला सकते हो। इंटरनल चेक का कॉन्सेप्ट, साल की शुरुआत में बजट बनाकर, साल के दौरान चीज़ें करके, ठीक है, साल के एंड में ऐसे याद रखेंगे, बहुत अच्छे से दिमाग में आपके याद रहेगा। ठीक है, नाउ अब ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, देखिए ये जो कुछ क्वेश्चन है बहुत समय लेंगे, बाकी क्वेश्चन कम समय लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है कि पीसीएओबी, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड है, ठीक है। सो वी हैव अ पीसीएओबी बोर्ड, ये क्या है, यूएस में है। यूएस में पीसीएओबी करके देयर इज अ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पब्लिक कंपनी की अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। ये बताता है कि जो लिस्टेड कंपनीज है उनकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए और उनका ऑडिट कैसे होना चाहिए, मतलब उसकी खास बातें पीसीएओबी बताता है। तो पीसीएओबी ने खास लिस्टेड कंपनी के ऑडिट के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश किए कि भाई अगर लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट का लेवल और बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। यूएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में है उसमें ऐसी क्या खास बातें हैं, क्या लिखा है उनके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में, व्हाट आर दे फोकसिंग ऑन, तो वो हमको बताना है, ठीक है। कि पीसीओबी ने जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोले हैं वो बोलता है कि ऑडिटर शुड आइडेंटिफाई, ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करना चाहिए और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी चाहिए कि सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, जैसे किसी भी कंपनी में परचेस खर्चों में सपोज 80% ऑफ द एक्सपेंस इज परचेस, सो परचेस एंड सेल्स आर द परचेस, 80% खर्चा परचेस में होता है, बाकी सारे खर्चे 20% में, एंड देन वी हैव सेल। तो ऑडिटर ने ऑडिट करते वक्त ही शुड आइडेंटिफाई व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस जैसे परचेस एंड सेल्स। ही शुड हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हाउ द ट्रांजैक्शंस आर इनिशिएटेड, कौन उसकी शुरुआत करता है, कौन उसको प्रोसेस करता है, कौन उसको ऑथराइज करता है, कौन उसको प्रोसेस करता है, कौन उसको रिकॉर्ड करता है, कौन उसके रिकॉर्ड्स को रिव्यू करता है, कौन से रिपोर्ट्स बनती है रिव्यू के लिए, ये सबका नॉलेज ऑडिटर को होना चाहिए। शुड हैव कंप्लीट नॉलेज विच आर द इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ
ही शुड ऑल्सो हैव नॉलेज कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, जैसे परचेस में पुअर क्वालिटी परचेस इज अ रिस्क, ओवर पेमेंट पुअर क्वालिटी इज अ रिस्क, ओवर पेमेंट इज अ रिस्क, क्वांटिटी कम होगी देयर इज अ रिस्क, क्वालिटी क्वांटिटी रेट के अंदर रिस्क है। तो ऑडिटर ने ये ट्रांजैक्शंस में रिस्क कहां पे है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग उसने लेनी चाहिए। कंट्रोल्स, कौन से अकाउंटिंग कंट्रोल्स है, ठीक है, तो रेट ये लोग हमेशा कोटेशन से मैच करते हैं, अग्रीमेंट से मैच करते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंट्रोल है। रेट में गड़बड़ ना हो, ओवर पेमेंट ना हो। क्वालिटी चेक के लिए मशीन और इंडिविजुअल दोनों हैं, ये इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स है। जहां जहां गलतियां होगी उसके लिए कौन से कंट्रोल्स है वो तय कर लें, ठीक है। कंट्रोल्स विच आर देयर, ठीक है, फॉर ऑल डिटेक्टिंग फ्रॉड्स एंड एरर्स, कंट्रोल्स विच आर देयर फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए कौन से कंट्रोल्स है, अकाउंटिंग बराबर हो रही है, एक्यूरेट कंप्लीट अकाउंटिंग हो रही है उसके लिए। तो इसकी मतलब सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस की पूरी नॉलेज शुरुआत से लेकर आखिरी तक, उसमें कहां गड़बड़ हो सकती है उसकी नॉलेज, देखो कनेक्टेड है सारे पॉइंट, जहां रिस्क होगी उसके लिए कौन से कंट्रोल्स है, और बुक कीपिंग अकाउंटिंग कंट्रोल्स कौन से है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर इसके बाद कुछ अदर पॉइंट्स है, देखो पॉइंट्स को बांट दिया मैंने। अब अदर पॉइंट्स में क्या है, ठीक है, कि ये लोग सिर्फ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस की तो सारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी ऑडिटर को आ गई। ये लोग अपने एसेट्स, फाइनेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने एसेट्स होते हैं। अगर आप पूछेंगे आपको सबसे ज्यादा चिंता किसकी होती है, एसेट्स की होती है। तो एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके कौन से कंट्रोल्स हैं, करेक्ट, एसेट्स कौन से कंट्रोल्स है, ये जो एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, इनको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए, दे शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ऑथराइज्ड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए, ऑथराइज्ड एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। इनकी रेगुलरली काउंटिंग होनी चाहिए, रेगुलरली वैल्यूएशंस होने चाहिए इनके। पीरियड एंड में सबसे ज्यादा अकाउंटिंग आखिरी में होती है, तो आखिरी में जो पूरे ट्रायल बैलेंसेस बनते हैं, कंसोलिडेशंस होते हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं, वहां पे गलती न हो उसके लिए कौन से कंट्रोल्स है। और मैनेजमेंट ने खुद ने जब अपने सिस्टम्स को चेक किया तो क्या रिजल्ट्स मिले, कौन सी अच्छे है कौन सी वीकनेस है। तो वहां के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत फोकस करते हैं सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, उससे रिलेटेड बातों पे, और फिर अपने कुछ रेगुलर पॉइंट्स है कि एसेट्स ईयर एंड, एसेट्स के ऊपर क्या कंट्रोल्स है, ईयर एंड पे क्या कंट्रोल्स है, और मैनेजमेंट का खुद का इवैल्यूएशन क्या बोलता है, करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्ट्रैटेजी के ऊपर, लंबे चौड़े क्वेश्चंस थे। और उसके बाद पीसीएओबी ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उसका फोकस किस पे है उसके ऊपर क्वेश्चन था। इस तरीके से पढ़िए, बहुत बेहतर आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा रिटेंशन रहेगा। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, अब दो अगले क्वेश्चंस है ईडीपी के, दे आर ईडीपी क्वेश्चंस, बहुत ही आसान से। पहले जो 5 क्वेश्चंस है वही थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, बाद में फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस है। अब पहला क्वेश्चन है कि ईडीपी का पहला क्वेश्चन है कि ये जो कैट है, ठीक है, ये जो कैट सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक जो है, वो कैट सॉफ्टवेयर आपके लिए क्या क्या कर सकता है। तो देखिए, पहले तो आप सुनिए कि ऑडिट में पहले हमेशा इतना तो आप मानते हैं कि पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल होगा और फिर सब्सटेंटिव टेस्टिंग होगी, यस नो। पहले सिस्टम्स को चेक करते हैं, समझ में आता है कहाँ ज़्यादा ध्यान देना कहाँ कम, और फिर सब्सटेंशिएट करते हैं, जहाँ ज़्यादा ध्यान देना ज़्यादा ध्यान, जहाँ पे कम, ठीक है। बस ये 2 बातें आपको पता है तो पूरा आंसर, ठीक है। कैट हमको मदद कर सकता है कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में, ईडीपी एनवायरनमेंट, जनरल कंट्रोल्स चेक करने के लिए। तो कैट सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, कैट सॉफ्टवेयर को अगर आप अटैच करोगे तो अपने आप पीसीज और नेटवर्क में ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन सही है ना, अपने आप चेक कर सकता है। पीसीज और नेटवर्क में एक्सेस कंट्रोल्स, यूजर नेम पासवर्ड्स है ना, और जो जिनके पास यूजर नेम पासवर्ड है वही लोग एक्सेस कर सकते हैं ना, बाकी लोग तो एक्सेस नहीं कर सकते, करेक्ट, वो चेक करता है। जनरल कंट्रोल्स, सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग वर्जन सही है ना, एक्सेस कंट्रोल्स बराबर है ना, करेक्ट, लॉग चेक कर सकता है, अनयूजुअल तो नहीं है। तो कैट आपके ईडीपी के जनरल कंट्रोल्स, पूरे सिस्टम से जो कंट्रोल्स होते हैं, सिस्टम वर्जन नंबर, सिस्टम एक्सेस, करेक्ट, सिस्टम लॉग, ये कंट्रोल्स को चेक कर सकता है।
एप्लीकेशन कंट्रोल्स, जैसे अगर आपका सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कैट सॉफ्टवेयर फटाफट एप्लीकेशन की पूरी प्रोग्रामिंग पढ़ सकता है, पूरा कोड पढ़ सकता है, और सर्वर के ऊपर स्टैंडर्ड कोड है, ये कोड और जो सर्वर के ऊपर का कोड है इनको मैच कर सकता है कि जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसकी कोडिंग में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। तो जनरल कंट्रोल्स टेस्ट कर सकता है, कैसे मैंने एग्जांपल बताया। एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल्स को टेस्ट कर सकता है, एप्लीकेशन की कोडिंग बराबर है ना, फ्लो बराबर है ना, वो चेक कर सकता है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर, आपको पता है सब्सटेंशिएट करने के दो तरीके हैं। पहला, एयर कंडीशन चेंबर में बैठ के रेशियो एनालिसिस, आप डेटा फीड करिए, अपने आप रेशियोज बना सकता है कैट सॉफ्टवेयर, अपने आप रेशियोज, ग्राफ्स, परसेंटेज निकाल सकता है, रेशियोज बना सकता है, परसेंटेजेस बना सकता है, ग्राफ बना सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है ये अपने आप ये कर सकता है। एनालिटिकल रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकता है। दे कैन डू रेशियो एनालिसिस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, उसके बाद टेस्ट ऑफ डिटेल्स, सेल्स के डेटाबेस से वो मतलब कस्टमर ऑर्डर के, सेल्स का ट्रांजैक्शन उठाएगा, कस्टमर ऑर्डर के डेटाबेस से चेक कर सकता है, उसको डिस्पैच डेटाबेस से चेक कर सकता है, उसको रिकवरी डेटाबेस से चेक कर सकता है, उसको डेटा डेटाबेस से चेक कर सकता है, उसको टैक्स डेटाबेस से चेक कर सकता है। टेस्ट ऑफ डिटेल भी सुपर कर सकता है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बाद हम लगाते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स, वो भी बहुत अच्छे से कर सकता है। उसके अंदर वो रिकम्प्यूटेशंस, डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करना, इंटरेस्ट रिकैलकुलेट करना और सैम्पलिंग करके सकता है। तो इससे अगर आप पूरी चीजें याद रख सकते हैं साहब, बहुत बढ़िया आप याद रख सकते हैं कि टेस्ट ऑफ जनरल एप्लीकेशन, पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आते हैं, तो जनरल कंट्रोल्स टेस्ट करने में काम करता है पूरे सिस्टम वाले, एप्लीकेशन कंट्रोल टेस्ट करने में काम करता है, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में नंबर 1 एनालिटिकल प्रोसीजर्स में हेल्प करता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हेल्प करता है, रिकैलकुलेशन सैम्पलिंग में हेल्प करता है, सैम्पलिंग करके दे सकता है। फिर कैट सॉफ्टवेयर कौन सा होना चाहिए? कैट सॉफ्टवेयर कौन सा होना चाहिए, कैसे सिलेक्ट करें, कौन से फैक्टर्स पे कैट सॉफ्टवेयर यूज करे या ना करे? कैट सॉफ्टवेयर यूज करे या ना करे, क्वेश्चन नंबर 4B, क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, 5B, कैट सॉफ्टवेयर यूज करे या ना करे? कैट सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर यूज करना चाहिए तो उसको सिलेक्ट कैसे करना चाहिए, हाउ टू सिलेक्ट इट, उसको सिलेक्ट कैसे करें, ठीक है। सिलेक्ट कैसे करें उसकी बातें यहां पे दी है, बहुत आसान। सबसे पहले आपने देखना चाहिए क्या कुछ ऐसी चीजें विच आर इम्प्रैक्टिकल, क्या कुछ ऐसी चीजें जो ह्यूमन बींग्स कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर कर सकता है, कैट सॉफ्टवेयर कर सकता है। जैसे मैंने बोला कि कोड पढ़ना, सॉफ्टवेयर का कोडिंग पढ़ना और सर्वर पे कोडिंग है वो पढ़ना, दोनों को मैच करना ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते, ये सॉफ्टवेयर लगेगा। अगर कुछ ऐसी चीजें लगती है कि जो ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते तो वी शुड यूज कैट सॉफ्टवेयर, कैट सॉफ्टवेयर में यूज करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जहां पे जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिस्टम, सीधा उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया उसका कोई प्रिंट आउट नहीं होता। बहुत सारे कैलकुलेशन का ब्रेकअप डिटेल सिस्टम नहीं देता, ठीक है। आप कितने कैलकुलेशन चेक करोगे, कितने सिस्टम जनरेटेड कैलकुलेशंस है, उसका ब्रेकअप नहीं है। सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शंस के आपके पास वाउचर्स नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए भी कैट सॉफ्टवेयर की जो सिस्टम फ्लो बराबर है ना, और कितने ट्रांजैक्शन उन्होंने जनरेट किए, कितने कैलकुलेशंस किए, बराबर किए ना, वो उसके लिए काम की चीज़ें। तो आपको ऐसा लगे जो इम्प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे कोड चेक करना प्रैक्टिकल नहीं है, तो कैट सॉफ्टवेयर यूज़ करना ही चाहिए आपने। आपको लगे कि जो बहुत से बल्क सिस्टम यूनिट ट्रांजैक्शन है, तो उसके लिए भी कैट सॉफ्टवेयर। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिसका डेटा बहुत कम समय के लिए, जैसे सैलरी प्रोसेसिंग हो सकता है, 1 महीने की सैलरी प्रोसेसिंग होती है तो पिछले डेटा राइट ऑफ करते हैं। तो कैट सॉफ्टवेयर अगर हमारा तय है कि कैट सॉफ्टवेयर अगर हमको, ठीक है, कैट सॉफ्टवेयर लेना है तो ओनली इफ कैट सॉफ्टवेयर अपने आप डेटा को सेव कर ले। मंथली सैलरी कंप्यूट हुई, पूरा डेटा सेव कर लिया, ताकि ऑडिटर जब आए तब उसको यूज कर सके।
ठीक है, जो डेटा बहुत कम समय के लिए, कैट सॉफ्टवेयर शुड बी यूज्ड, अगर डेटा जो कम समय के लिए है उसको यूज करके, उसको स्टोर करके, उसको प्रोसेस करके वो ऑडिट कर सके तो कैट सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। ठीक है, फिर कैट सॉफ्टवेयर तब यूज करना चाहिए, हमने ये भी देखना चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर्स। हम लोग गए क्लाइंट के पास, उसके पास में उतने सर्वर्स, उतने डेस्कटॉप्स अवेलेबल है क्या? अगर उसके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या डेटा और प्रोग्राम को थर्ड पार्टी की जगह ला के वहां यूज कर सकता हूँ क्या, या मेरे खुद के लैपटॉप यूज कर सकता हूँ क्या? ठीक है, उसके जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं क्या उनके पास में टाइम है हमसे बात करने के लिए, हमको बातें समझाने के लिए, समझा पाएंगे? कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज तो नहीं रुकेगा, करेक्ट? हमारे खुद को टीम को आईटी नॉलेज है क्या? खुद के टीम को आईटी नॉलेज है कि कैट यूज करने के लिए? इज इट रियली गोइंग टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस? मैनुअल ऑडिट करेंगे तो कितना समय लगेगा, कैट के थ्रू ऑडिट करेंगे तो कितना समय लगेगा, प्लानिंग में कितना समय लगेगा, कैट को एडजस्ट करने में कितना समय लगेगा, बराबर एफिशिएंसी क्या रहेगी, किस लेवल की चेकिंग हम कर पाएंगे, मैनुअल वर्सेस क्या का समय कम लगेगा, क्या बहुत ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स बनेंगे जो पहले नहीं बन पाते थे, वो हमको देखना पड़ेगा। कैट यूज करना कि नहीं करना, इसके लिए आपने देखना चाहिए क्या कैट कुछ ऐसे इम्प्रैक्टिकल टेस्ट से कर सकता है जो पहले पॉसिबल नहीं थे, क्या वो जो शॉर्ट टर्म डेटा को सेव करके चेक कर सकता है, क्या कंप्यूटर्स अवेलेबल है उनके तरफ से, हमारी तरफ से लोग अवेलेबल हैं, क्या हमारे लोगों को काम करने आता है, इज इट रियली गोइंग टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, वो भी हमने देखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंपनी ऑडिट पे मैंने आपको बोला पूरी हाईलाइटिंग करके दी है। आप चाहे अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, मैंने बोला वेबसाइट पे जाइए, लिंक नीचे है, डिस्कशन पॉइंट्स, डिस्कशन पॉइंट जो एरिया है वहां पे आप, डिस्कशन पॉइंट जो एरिया है वहां पे आप सारे के सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। 9 बजे, रात को 9 बजे लाइव सेशन रहेगा, वहां पर भी डाउट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा आपका कंपनी ऑडिट पे है, बहुत बहुत आसान चीजें हैं, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें, मैंने पूरा सिंप्लीफाई करके रखा है वो भी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ऑडिट रिपोर्ट पे है, बहुत आसान है वो भी। ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, एज आई सेड मैंने पूरा वहाँ पे आई हैव गिवन कंप्लीट थिंग, पूरी चीज़ दी है मैंने वहाँ पे। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत ही सिंपल सा पीएम प्रैक्टिस में से पिक किया वो क्वेश्चन है कि कंपनी बोलती है कि हमारा बिजनेस बहुत कम हो गया है तो ऑडिट कमेटी साल में 4 के बजाय एक ही बार मिले, और ऑडिट कमेटी जब मिलेगी तो वो सिर्फ मंथली इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है उसको रिव्यू करेगी। तो सेक्शन 177 में नहीं, लेकिन एलओडीआर में रिक्वायरमेंट है कि ऑडिट कमेटी ने कम से कम साल में 4 बार मिलना चाहिए। आपकी बिजनेस कम हो या ज़्यादा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 बार मिलना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इट इज़ फिक्स्ड, इट इज़ मैंडेटरी, 4 बार मिलना ही मिलना है। तो बिल्कुल गलत है पहली चीज़। दूसरी चीज़, सिर्फ मंथली इंफॉर्मेशन नहीं, क्या क्या रिव्यू करना चाहिए, क्या क्या रिव्यू करना चाहिए उसकी पूरी लिस्ट दी है साहब, क्या क्या रिव्यू करना चाहिए आपको याद रखने के। देखो मैंने एक सीक्वेंस बनाया, साल के शुरुआत में आपने कंपनी के इंटरनल ऑडिटर्स कौन होंगे, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगे, रेम्युनरेशन क्या रहेंगे, ये कंपलसरी रिव्यू करना ऑडिट कमेटी काम है। साल के दौरान जितने भी बड़े बड़े रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका स्टेटमेंट मिलता है, उसको रिव्यू करना उनका काम है। साल के दौरान जितने भी इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस इंटरनल ऑडिटर निकालता है या स्टैट्यूटरी ऑडिटर निकालता है उसको रिव्यू करना, इवैल्यूएट करना, स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है वीकनेसेस को। ठीक है, फिर क्वार्टर एंड आता है, क्वार्टर एंड में स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन, पैसे का इस्तेमाल, कंपनी अगर पैसा उठाया है, अगर आईपीओ एफपीओ से पैसा उठाया है या फिर बैंक से पैसा उठाया है तो स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन, पर प्रॉपर पर्पस के लिए यूज किया कि नहीं उसके लिए डेविएशन, प्रॉपर पर्पस के लिए प्रॉपर अलोकेशन, कैपिटल फिक्स्ड एसेट वर्सेस वर्किंग कैपिटल में बराबर अलोकेशन किया उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन। क्वार्टरली एनुअली जो ये स्टेटमेंट्स बनते हैं, स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस वेरिएशन, उनको रिव्यू करना भी, और साल के एंड में मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिव्यू करना भी। देखिए ये सीक्वेंस में साल के शुरुआत में इंटरनल ऑडिटर के अपॉइंटमेंट्स, उसके टर्म्स, साल के दौरान सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट्स,
वीकनेसेस मिले इंटरनल ऑडिटर से, वीकनेस मिले स्टैट्यूटरी ऑडिटर से, क्वार्टर एंड में और ईयर एंड में स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस और वेरिएशंस रिव्यू करना, स्टडी करना, उसमें से कोई प्रॉब्लम निकल के तो नहीं आ रहा है। और साल के एंड में जब एनुअल रिपोर्ट बनती है तो मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस बनता है, उसको रिव्यू करना भी। ये सीक्वेंस में याद रखिए, फटाफट आपको चीजें याद हो जाएगी। करेक्ट। नाउ मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस में क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर इन मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, उसमें क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट शुड बी देयर इन मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। साल के एंड में बनता है, साल के एंड में बनता है मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस। तो इसमें क्या क्या लिखा होता है, तो मैंने कुछ बातें इंडस्ट्री लेवल डिस्कशंस, देखो एक बार साल में आप दिल खोल के शेयरहोल्डर से कम्युनिकेट करते हो, सब कुछ कम्युनिकेट करिए। इंडस्ट्री लेवल पे आपको क्या लगता है इंडस्ट्री का साल कैसा, इंडस्ट्री का कैसा स्ट्रक्चर है, क्या डेवलपमेंट है। जैसे अगर ऑटोमोबाइल, मतलब आप बताइए, इज इट अ मोनोपोली इंडस्ट्री, इज इट अ ओलिगोपोली, इज इट अ मोनोपोलिस्टिक, इज इट अ परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री, कितने प्लेयर्स है, किस तरह का काम करते हैं, क्या मार्केट शेयर है, नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़, जो अपॉर्चुनिटीज़ है कि अभी ऑटोमोबाइल के सामने अपॉर्चुनिटी है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी पे चलने वाली गाड़ी, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली गाड़ी, ये अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है, अगर एग्जिस्टिंग प्लांट्स का क्या होगा, ये अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है उनके सामने इंडस्ट्री लेवल पर। कंपनी लेवल पे डिस्कशन, कंपनी लेवल के जो अलग अलग सेगमेंट्स है, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, उनका क्या सेल्स है, कैसा था, प्रोडक्शन कैसे थे, सेल्स कैसे थे, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी थी, रिटर्न कितना हुआ, फ्यूचर आउटलुक क्या दिख रहा है कंपनी का, हाउ व्हाट इज द फ्यूचर, फ्यूचर कैसा लग रहा है, कितनी ग्रोथ हो सकती है, कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, कंपनी को कहाँ से कंपटीशन मिल सकती है, कंपनी कौन से लॉ से प्रॉब्लम हो सकता है, कौन से रेगुलेशन से प्रॉब्लम हो सकता है, हाउ वेल कंपनी इज प्रिपेयर्ड, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना अच्छा है ये सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स कितना अच्छा है, कितना ह्यूमन रिसोर्स है। देखो ऐसे याद रखो कि इन जनरल इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री का इंडस्ट्री स्ट्रक्चर और उसका डेवलप, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, उसके डेवलपमेंट एंड व्हाट द अपॉर्चुनिटी थ्रेट, कंपनी लेवल पे व्हाट इज द परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, अभी तक कैसा था, फ्यूचर कैसा दिख रहा है, रिस्क कौन से लग रहा है कंपनी लेवल पर, क्या कंपनी रेडी है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा चल रहा है क्या, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है क्या। साथ में ये भी अगर कोई कंपनी ऐसी है, अगर कोई ऐसी कंपनी है, इफ देयर इज अ कंपनी कि जिन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया गया, करेक्ट, और उससे क्या फर्क पड़ रहा है, व्हाट इम्पैक्ट, क्या फर्क पड़ रहा है, ये भी आपको मैनेजमेंट, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रॉफिट्स अगर स्टैंड फॉलो कर तो प्रॉफिट्स कम होते क्या, एसेट्स कम दिखते क्या, तो वो भी समझाना जरूरी होता है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9A। ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि एक कंपनी के पास में 10% ओनरशिप है दूसरे कंपनी की। सो अल्फा लिमिटेड है जिसके पास में 10% ओनरशिप है दूसरे कंपनी की, लेकिन एक सबसे खास बात, ठीक है, अल्फा लिमिटेड हैज 10% ओनरशिप, अल्फा लिमिटेड कंट्रोल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्सो ऑफ द अदर कंपनी। अल्फा लिमिटेड के पास में 10% शेयर्स है गामा के, और अल्फा लिमिटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी कंट्रोल करता है गामा के। करेक्ट। एंड यू आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अल्फा, अल्फा के आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू। बहुत ही सिंपल सा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है कि हमने क्या करना चाहिए, व्हाट ऑडिट प्रोसीजर्स। तो आप पूरा केस डिस्कस कर लीजिए क्या है और आपने क्या करना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी। सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज दैट हम लोगों ने वेरीफाई करना चाहिए ये कंट्रोल जो बोर्ड, ठीक है, वी शुड वेरीफाई, करेक्ट, हमने वेरीफाई करना चाहिए कि जो 10% हमारे पास इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट को भी आप वेरीफाई कर सकते हो।
कितने इक्विटी शेयर्स है, कितने इक्विटी शेयर्स है, उसमें वोटिंग पावर्स है कि नहीं है, होते ही है जनरली इक्विटी शेयर्स में। कितने इक्विटी शेयर्स है, कितने उसके वोटिंग पावर्स है, वो देखिए आप सही में 10% पहुंच रहे हैं ना, वो देख लीजिए एक बार। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल इक्विटी शेयर्स की वजह से नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल जो है वो बोर्ड के ऊपर जो कंट्रोल है उसकी वजह से। तो उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है कि ये कंट्रोल, हमारे पास जो कंट्रोल है वो हमको कैसे मिला, ठीक है। ये कंट्रोल हमको कैसे मिला, ये कंट्रोल हमको शेयर होल्डर्स के अग्रीमेंट, क्या शेयर होल्डर्स के बीच में अग्रीमेंट बना, क्या शेयर होल्डर्स के बीच में अग्रीमेंट बना और वो अग्रीमेंट में हमको पावर्स दिए गए टू नॉमिनेट, टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या ऐसा है कि वो कंट्रोल हमको शेयर होल्डर अग्रीमेंट्स के थ्रू मिला, कि वो कंट्रोल हमको टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट, हमने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की उसके अग्रीमेंट में मिला, कि हम लोगों ने फाइनेंस प्रोवाइड किया उसके अग्रीमेंट के अंदर हमको ये मिला, वो देखना बहुत जरूरी है। फिर तो कौन से अग्रीमेंट के थ्रू हमको जो कंट्रोल मिला है, कौन से अग्रीमेंट के थ्रू मिला, वो देखना जरूरी है। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो बोर्ड मिनट्स देखना बहुत जरूरी है। तो एज अ ऑडिटर आई एम सपोज टू वेरीफाई कि वेदर ये 10% इन्वेस्टमेंट्स सही में 10% इन्वेस्टमेंट्स है ना, और जो बोर्ड का कंट्रोल है वो शेयर होल्डर अग्रीमेंट्स के थ्रू है, टेक्नोलॉजिकल अग्रीमेंट्स के थ्रू है, फाइनेंस अग्रीमेंट्स के थ्रू है, और बोर्ड मिनट से इसको कंफर्म करना जरूरी है कि बोर्ड भी इसको मानता है ना, फॉलो करता है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि सही में 10% भी है और ये भी है, करेक्ट, श्योर, तो आपको पता है क्योंकि हमारे पास में कंट्रोल है तो कंसोलिडेशन हमारे साथ होगा, सामने वाले कंपनी का कंसोलिडेशन हमको हमारे साथ करना पड़ेगा। इसलिए फिर ऑडिटर ने आगे बढ़ना चाहिए, ही शुड अंडरस्टैंड हमारे कंपनी का क्या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप क्या है, सामने वाले कंपनी का गैप क्या है, वो गैप समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर गैप में डिफरेंस है तो उसके एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी समझनी पड़ेगी, अकाउंटिंग पॉलिसी समझनी पड़ेगी क्योंकि उसके एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस के बारे में जानना पड़ेगा, इंटरकंपनी बैलेंसेस के बारे में जानना पड़ेगा, करेक्ट, गुडविल कैपिटल रिजर्व कितना आने वाला है कंसोलिडेशन में उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। कंसोलिडेशन में आपके परमानेंट एडजस्टमेंट्स है, करंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स है, उसके बारे में। तो वी शुड ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गैप, अबाउट द अकाउंटिंग पॉलिसीज, अबाउट ट्रांजैक्शंस, अबाउट बैलेंसेस, अबाउट गुडविल कैपिटल रिजर्व, ये क्योंकि इसके एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे। अब तो हमको कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करके कौन से एडजस्टमेंट होंगे वो देखना है। फिर ये हमारी रिलेटेड पार्टी भी बन गई AS 18 के अंदर, AS 18 के अंदर ये हमारी रिलेटेड पार्टी बन चुकी है, हमारा इनके ऊपर कंट्रोल है। तो AS 18 के क्या क्या डिस्क्लोजर्स एप्लीकेबल है वो भी चेक करना चाहिए, करेक्ट। फिर SA 550 भी एप्लीकेबल है, रिलेटेड पार्टी। SA 550 हमको बताता है कि रिलेटेड पार्टीज और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में हमने क्या एग्जामिनेशंस करने चाहिए, व्हाट एग्जामिनेशंस वी शुड डू। तो हमको SA 550 फॉलो करना चाहिए कि रिलेटेड पार्टी के हम लोगों ने सारी डिटेल्स लेनी चाहिए, किस तरह का नेचर है, क्या कंट्रोल है। तो ऐसे 550 के रिक्वायरमेंट्स भी हमने फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, रिलेटेड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए, AS 18 डिस्क्लोजर्स, SA 550 फॉलो करने के बारे में देखना चाहिए। ये सब देखने के बाद अगर ऐसा लगे कि कंसोलिडेशन एकदम सही हुआ है, परफेक्ट, AS 18 के जो डिस्क्लोजर्स थे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी परफेक्ट है, SA 550 हम फॉलो कर पा रहे हैं, इफ एवरीथिंग इज फाइन वी से दैट इट्स दिस बट कंप्लीट अरेंजमेंट ये जो है इसमें सब सही चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड क्लीन ओपिनियन आप देके निकल सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल था कि अगर ऐसा होता है तो आप क्या आप केस डिटेल्स बताइए। पहले वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ द बोर्ड कंट्रोल के बारे में, कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट, AS 18 के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग और उसके डिस्क्लोजर्स, SA 550 कंप्लायंस, एंड इफ एवरीथिंग इज फाइन गो एंड गिव अ क्लीन ओपिनियन आप दीजिए।